बेपनाह प्यार तुमसे भाग 33। दूसरे दिन ऋषभ सेकेंड हाफ में ऑफिस पहुंचता है तो डायरेक्ट मीटिंग रूम में ही चला जाता है। सभी उसे देखकर गुड आफ्टरनून सर करते हुए खड़े हो जाते हैं। ऋषभ, प्लीज़ सिट डाउन, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं आज। फिर सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे और वो अपनी उंगलियों में पेन नचाते हुए ना जाने कहाँ खोया हुआ था। रंजीत बार बार उन्हें ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग समाप्त हुई। सभी लंच करने चले गए पर ऋषभ वहीं बैठा रहा। तभी रंजीत पूछा, क्या हुआ बड़े भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है? ऋषभ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रंजीत, नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको कब से देख रहा हूँ। मीटिंग में भी आपका ध्यान कहीं और था। क्या बात है, कुछ परेशानी है? आप चाहे तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऋषभ को एक पल के लिए लगा कि कल रात की कॉल के बारे में मिस्टर रंजीत को सब कुछ बता देता हूँ, पर शायद नहीं, अभी नहीं। क्या बात है बड़े भाई, कहीं रवि की बात मानकर आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऋषभ, नहीं नहीं मिस्टर रंजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल पूरी रात जागा रह गया और सुबह लेट तक सोया था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। वैसे आज रात आपका डिनर हमारे घर है। घर से निकलते निकलते मम्मी याद दिला रही थी। रंजीत, कुछ खास बात? ऋषभ, हाँ भाई, आपको उन्होंने अपना छोटा बेटा जो माना है। और रंजीत ठहाका मारकर हंस पड़ा। तभी अनु का कॉल आया। वो फ़ोन पर ही रोए जा रही थी। अनु को रोता देख ऋषभ घबरा जाता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ऋषभ जल्दी से टेबल पर से अपनी कार की चाबी उठाता है और चलिए मिस्टर रंजीत, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना है। हॉस्पिटल पर क्यों? वो सब मैं आपको रास्ते में ही बता दूंगा, पर फिलहाल हमें जल्दी से किसी तरह वहाँ पहुँचना है। अनु बहुत परेशान है, वो रो रही है। दोनों जल्दी से ऑफिस से निकले और सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही रिसेप्शन पर कुछ पूछताछ करके वे सीधे फोर्थ फ्लोर आईसीयू के पास पहुंचे। अनु अकेली बैठी रोए जा रही थी। ऋषभ को देखते ही वो भावुक होकर उसके सीने से लगकर रोने लगी। ऋषभ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अनु, वो तो ऑपरेशन में ही लगे हैं, बोल रहे हैं सर पर गहरी चोटें आई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रंजीत, भाभी आप प्लीज़ यू रोना बंद कीजिए, हम सब है आपके साथ। अगर यहाँ के डॉक्टर से नहीं होगा तो हम बाहर कहीं और किसी बड़े डॉक्टर के पास ले चलेंगे। रंजीत अनुष्का को सांत्वना देते हुए बोला और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। कमाल है, इतनी बड़ी बात हो गई और ये रवि कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहा, उसे खबर ही नहीं, या वो अपना पलड़ा झाड़ लिया। रंजीत मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी अचानक सामने से रवि अनुष्का की माँ को दोनों हाथों से संभालते चला आ रहा था। रोते रोते उसकी माँ अधमरी सी नजर आ रही थी। वही सोचा मैं, ये विश लिस्ट वाला पीछे कैसे रहेगा? दुख में भी चमचागिरी कम नहीं है, हद इंसान है ये भी। ऋषभ अनु की माँ को देखते ही खुद ही थोड़ी दूर चला गया। जानता था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद ही टूट चुकी है, उन्हें गुस्सा दिलाने की ज़रूरत क्या है? और तभी ऋषभ के मम्मी पापा भी हड़बड़ाए हुए वहां पहुंच गए, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते ही ऋषभ ने उन्हें भी खबर कर दी थी, पर वो भी ऋषभ के पास ही खड़े रहे। अनु अपनी माँ को संभाल रही थी। मीना जी, जो खुद एक माँ थी, उन्हें अनु की माँ पर बहुत दया आ रही थी। ऋषभ के रोकने पर भी उनके कदम नहीं रुके और वो अनु की माँ के बगल के सीट पर जाकर बैठ धीरे से उनके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। आज पता नहीं क्यों अनुष्का की माँ को वो हाथ अपना सा लगा। वो उनके हाथों को अपने हाथों में ले रोते हुए बोली, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का, जो उसे यूं मारा उन लोगों ने? अरे वो तो खुद ही सारी सुध बुध खो चुका है, वो किसी को क्या हानि पहुंचाएगा? आप जानती है बहन जी, इसके पापा कहा करते थे कि बुढ़ापे में हमें परेशानी नहीं होगी, हमारे चारों बच्चे हमें बारी बारी से संभाल लेंगे। पर देखिए तो किस्मत का मजाक, इन्होंने साथ छोड़ दिया, बेटे ने सांस तोड़ लिया। पिंकी अपने परिवार में ही उलझ कर रह गई। एक बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और सारा बोझ इस बेचारी अनु पर ही है। तभी तो लोग मुझे स्वार्थी कहते हैं। ऋषभ को समझते देर नहीं लगी कि उनका इशारा मेरे तरफ ही है, पर आज उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि आज एक माँ की ममता बोल रही थी, अनुष्का की माँ। पर आप ही बताइए ना, क्या स्वार्थ है मेरा? अगर आपको मालूम चलेगा कि आप अपनी बेटी का हाथ जिस हाथ में दे रही है वो आपके ही बेटे का कातिल है, तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ ऐसे आदमी के हाथ में कभी देंगी? एक बार खुद को मेरी जगह एक बेटी की माँ बनकर देखिए, आपको तब लगेगा कि मैं गलत नहीं हूँ।
मीना जी भी उनकी बातों से पूरी तरह भावुक हो चुकी थी। एक माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखती है, उनका भला चाहती है। आप हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। आरव को आप देखिएगा, माता रानी अब उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। इसी तरह करीब करीब 7 और 8 घंटे बीत चुके थे, पर कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। तभी पिंकी अपने हस्बैंड के साथ भी वहां आ जाती है। वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। अनु आश्चर्य से ऋषभ की तरफ देखी। आपने? ऋषभ अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। एक पल के लिए अनु की आंखों में खुशियाँ छा गई। उसकी माँ, तू यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुझे कभी बताया ही नहीं था कि हम यहाँ इस शहर में रहते हैं। तो अनु की माँ पिंकी से आश्चर्य से पूछी। तो पिंकी बोली, हाँ, आपने मुझसे सारा रिश्ता ही तोड़ लिया। अरे 4 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे आपको गले लगाए। ये फ़ोन पर वीडियो कॉल से क्या होता है? मुझे मेरे ऋषभ भाई ने ही सब बताया है और फ्लैट की टिकट भेजकर यहाँ आने को कहा, क्योंकि आज एक माँ को मेरी ज़रूरत थी। आपने तो इनसे सारा रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ लिया था, पर मैं इनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ पाई माँ, और ना ही इन्होंने मुझसे तोड़ा। जब ज़रूरत पड़ी एक बड़े भाई बनकर ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। अनु की माँ थोड़ी सी अपने पलके उठाई ही थी कि फिर अपने पलके झुका लेती है। वो चाहकर भी ऋषभ को कभी माफ़ नहीं कर सकती है। अब तो चाहकर भी ऋषभ के प्रति अपने दिल में कोई इज्जत नहीं ला सकती। सभी की नज़र बस आईसीयू रूम के दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सब ऐसे दरवाजे के पास खड़े हो गए मानो कई दिनों के कोहरे के बाद खिली खिली धूप देखकर। अनु बोली, कैसा है मेरा भाई? वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता ये केस हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा है। हमारे डॉक्टर और टीम मेंबर्स ने पूरा कॉर्पोरेट किया है, तब जाकर हमें सफलता मिली है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसे इतनी गहरी चोटें लगी कैसे? आप लोगों को उनके एसाइलम पर केस कर देनी चाहिए। यानी एसाइलम वाले अपने पेशेंट का ख्याल सही ढंग से नहीं रखते हैं। अनुष्का, तो क्या डॉक्टर अब मेरा भाई पहले के जैसा ठीक हो जाएगा? मेरा मतलब उसकी मेंटल कंडीशन। डॉक्टर, देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी मेंटल स्थिति कैसी होगी, पहले जैसी या एक्सीडेंट से पहले जैसी। फिर डॉक्टर थोड़ा सोचते हुए, वैसे हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आई। अभी जस्ट आधे घंटे पहले पेशेंट को अचानक कुछ सेकंड के लिए होश आया और वो कुछ बड़बड़ाने लगा। मेरा मतलब कुछ नाम बोलने लगा, फिर वो पहले की तरह बेहोश हो गया। अनु, कैसा नाम डॉक्टर? डॉक्टर, वो अनु दीदी, ऋषभ भैया जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो। पर ये कौन है? क्या पहले से इनका कोई रिश्ता था? अनु अपनी पलकें झुकाकर गर्दन हिलाई। हाँ डॉक्टर, तो आप उन दोनों को बुला लीजिए। हो सकता है उन दोनों को देखते ही पेशेंट को पुरानी सारी बातें याद आ जाए। वो दोनों यही है डॉक्टर साहब, पिंकी बोली। वो अनु का हाथ थामते हुए, ये हमारी अनु दीदी है, और वो जो सबसे पीछे चुपचाप खड़े हैं वो हमारे ऋषभ जीजू है। सभी ऋषभ की तरफ देखे। अच्छा, तो मिस्टर ऋषभ, आप इतना पीछे क्यों खड़े हैं? आपको तो आगे आना चाहिए। सभी अनु की माँ की तरफ एक साथ देखे और वो धीरे से थोड़ा पीछे हट गई। ऋषभ डॉक्टर के पास आया। हेलो डॉक्टर। हाँ तो मिस्टर ऋषभ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए। ऋषभ, क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है? ओ नो नो, बट कुछ ज़रूरी डिस्कस करनी है। ऋषभ अनु की तरफ देखा तो जैसे अनु भी हाँ बोलना चाह रही हो। ऋषभ अनु की माँ की तरफ देखा तो वो गुस्से में बोली, चाहे जो करना है, जिसे करना है करो। अगर इसी में मेरे बेटे की भलाई है तो यही सही, पर मेरे भाई को होश कब आएगा? जिज्ञासा बस अनु पूछी। डॉक्टर, देखिए, ये अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कुछ ही घंटे में इन्हें होश आ जाए या फिर 24 घंटे भी लग जाए। इन सब केस में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो आप लोग अभी फ़िलहाल अपने घर जाइए और जाकर रेस्ट कीजिए। वैसे भी अब ये पेशेंट पुलिस के अंडर है। मीडिया वालों ने एसाइलम की सुरक्षा को लेकर बहुत बवाल किया है। अभी अभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया है, तो यहाँ आईसीयू रूम के बाहर 2 कांस्टेबल 24 घंटे खड़े रहेंगे। आपके भाई के होश में आते ही पहले पुलिस उनका बयान लेगी, तभी आप लोगों को उनसे मिलने दिया जाएगा, और इसमें हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारे सीनियर्स डॉक्टर ही वहाँ विजिट कर सकते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर ऋषभ, आप प्लीज़। ऋषभ, यस डॉक्टर। ऋषभ डॉक्टर के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ डॉक्टर की कैबिन से आया तो रवि सभी को घर चलने के लिए फोर्स करने लगा, पर अनु की माँ रोने लगी।
मैं अपने बच्चे को बिना एक बार देखे यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जब तक उसे होश नहीं आएगा मैं यहीं बैठी रहूँगी। रवि, अनु अब तुम ही आंटी जी को समझाओ, ऐसे में इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इन्हें दवा भी लेनी है। नहीं, मैं अब पानी को मुंह भी नहीं लगाऊंगी। आज माता रानी को मेरे बच्चे को सही सलामत मुझे देना ही होगा। सभी की आंखें भर आई, सबका मन उनके दुख को देखकर भावविहीन हो गया। तभी ऋषभ ने कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम वेटिंग रूम में रह सकते हैं, तो सब वहीं चलते हैं। सभी वेटिंग रूम में ही बैठ गए। आज अनु की माँ के साथ उन्हें हौसला देने के लिए उनका हाथ पकड़े मीना जी थी, क्योंकि आज की रात सबके लिए बहुत भारी थी। पिंकी और अनु भी साथ बैठे आरव गौरव की बातें याद कर रहे थे। दूसरी तरफ सभी मेल पर्सन भी कुछ न कुछ गुफ्तगू में लगे ही हुए थे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रहा था, काश ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और आरव भी ठीक हो जाए। सभी बेचैन थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, और सबसे ज़्यादा तो ऋषभ और अनु की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी। बेचैन परेशान से बारी बारी करके सभी आईसीयू के बाहर जा रहे थे कि कहीं आरव को होश तो नहीं आ गया, पर हर बार निराश होकर ही लौटते थे। आईसीयू के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल उन्हें दरवाजे तक भी नहीं जाने देते और उन्हें लौटा देते। किसी ने ज़्यादा जिद भी नहीं किया, क्योंकि बात आरव की सुरक्षा का था। तभी एक डॉक्टर आईसीयू के पास जाता है और कांस्टेबल यूनिफॉर्म देखकर दरवाज़ा खोल देता है। डॉक्टर पीछे मुड़कर कड़क आवाज़ में बोला, देखो, जब तक मैं अंदर हूँ किसी और डॉक्टर को अंदर नहीं आने देना, समझे? क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, मुझे उसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कांस्टेबल, जी डॉक्टर। वैसे डॉक्टर साहब, अगर कोई पूछेगा कि अंदर कौन है तो? वो बोलते बोलते रुक गया, फिर बोला, अगर आप अपना नाम बता देते और इस रजिस्टर में साइन कर देते तो अच्छा होता। वो रजिस्टर आगे करके बोला, क्योंकि हमें यही ड्यूटी मिला है और आप खुद भी देख सकते हैं इस रजिस्टर में हर एक घंटे पर जितने भी डॉक्टर पेशेंट को चेक करने गए हैं उनके सिग्नेचर टाइम के साथ लिखे हुए हैं। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराते हुए, गुड जॉब, हमारे देश को आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है जो अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं। आपको इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। गुड जॉब। बात को दोहराते हुए डॉक्टर बोला। कांस्टेबल, थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर ने रजिस्टर में अपना सिग्नेचर और टाइम मेंशन कर दिया। मैं डॉक्टर रस्तोगी, याद रहेगा ना? वो डॉक्टर दोनों कांस्टेबल की तरफ देखकर बोला, जी डॉक्टर। और हाँ, देखना आजकल कोई भी जूनियर डॉक्टर सीनियर बनकर चले आते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देना। कांस्टेबल, जी डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर जाते ही कांस्टेबल बोला, अरे यार, हमने तो ठीक से उसकी शक्ल ही नहीं देखी। तो दूसरा बोल पड़ा, अरे छोड़ना, ऐसे भी यूनिफॉर्म और मास्क में सब डॉक्टर एक जैसे ही लगते हैं, तो चिंता मत कर, सिग्नेचर तो है ना उनका। और वैसे भी इतने बड़े हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर का चेहरा पहचानता फिरेगा। चुपचाप बैठकर अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। दोनों अपनी ही गुफ्तगू में लग गए। डॉक्टर आईसीयू में गया। धीरे धीरे आरव की सारी एक्टिविटी को देखा। उसके सिर पर मोटी मोटी पट्टियाँ बंधी हुई थी, नाक में ऑक्सीजन पाइप लगी थी और मुंह में मास्क। दोनों हाथों की उंगलियों में न जाने कितने तरह के इक्विपमेंट लगी हुई थी। फिर वो रिपोर्ट को पढ़ा और ऑक्सीजन लेवल चेक किया। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उन्होंने आरव की दोनों आंखों को बारी बारी से उठाकर देखा, फिर ऑक्सीजन पाइप निकालते हुए मुंह से मास्क हटा दिया और रिपोर्ट में नीचे लिख दिया, ही इज नो मोर डेथ, और पेन की टॉप को डेथ पर कई बार मारता रहा। फिर अचानक बोल पड़ा, अब इसके परिवार वालों का क्या होगा? वो तो बेचारे इसी आशा में बैठे हैं कि अब ये पहले जैसा हो जाएगा, पर ये तो कौन संभालेगा इसकी माँ को? वो तो ये सदमा सुनकर ही मर जाएगी। क्या करूँ, कैसे इसके परिवार वालों को ये शोक भरी खबर दूँ? पर देना तो पड़ेगा ही। और डॉक्टर ने उसके शरीर पर रखी सफ़ेद चादर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आरव के मुंह को पूरी तरह से ढक दिया। अब तुम्हारा क्या होगा ऋषभ? अब तो आंटी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और ना ही अनु को तुम्हारी होने देगी। तुम तो गए काम से ऋषभ। और डॉक्टर ने अपनी टोपी, चश्मा और मास्क हटाई, फिर अपना गर्दन पीछे झुकाकर एक जोरदार ठहाका मारकर हंसने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर के भेष में रवि था। अब जिसे जो करना है वो कर लो, क्योंकि किसी को कभी ये नहीं मालूम चलेगा कि ये सब मैंने किया है। वो एक बार आरव की बॉडी की तरफ मायूस होकर देखा। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं इतना बुरा कभी नहीं था। मैं तो बहुत खुश मिजाज था।
ज़िंदगी को खूबसूरत समझता था, सबसे हंसी मजाक से मिलता था, पर मेरी ज़िंदगी ही मजाक बना दिया उस ऋषभ की दादी ने। प्यार का नाटक करते करते कब मुझे अनु से सच्चा प्यार हो गया ये मुझे मालूम ही नहीं चला। पर वो बेवकूफ़ उस ऋषभ से प्यार करती थी जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, उसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी। वो फिर भी उससे प्यार करती थी। मैंने खुद को बहुत मनाने की कोशिश की, पर ये जो पागल दिल है वो अपने सीने पर बाई तरफ ठोक कर बोला। ये तो उसे ही दिल दे बैठा था और उसी का हो गया था। वो लाख बोलती रही, मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती, मैं ऋषभ जी की हो चुकी हूँ। पर मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आंखों के सामने सिर्फ अनु का चेहरा ही घूमता रहा, क्योंकि मैं अनु से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। पर मेरी मोहब्बत के बीच में ये ऋषभ आ गया था। मैं चाहकर भी ऋषभ को अपने दिल की बात नहीं बता सकता था, क्योंकि वो खुद ही अनु से बेपनाह मोहब्बत करता था। अरे थक चुका था दोनों की बेपनाह मोहब्बत को देख देख कर। मैं अनु को जब भी ऋषभ के आसपास देखता था तो एक आग सी मेरे पूरे तन बदन में लग जाती थी। इसलिए मुझसे ये सारी गलतियाँ हो गई, लेकिन मैं सच में खूनी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता था। कमबख्त इस मोहब्बत ने मुझे क्या से क्या बना दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। माफ़ कर देना मेरे भाई, तू बेकार में ही बलि का बकरा बन गया। रवि को आरब के लिए बहुत ही अफसोस लग रहा था। तुझे बिना मतलब के ही मुझे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। पर सच तो ये है कि मैंने जो कुछ भी किया है इसमें भी तेरी ही भलाई थी। इस बेकार की ज़िंदगी को जीकर तू क्या करता, तुझे वैसे भी कुछ याद नहीं है। बेकार में अनु का बोझ बढ़ेगा, तेरा जीना ही बेकार था। तो समझ, तुझे मारकर मैंने तुझे इन कष्टों से मुक्ति दे दी, इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो जाए और वो इंक्वायरी करते सीधे आईसीयू में आ जाए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और अभी जल्दी जल्दी डॉक्टर की टोपी, मास्क, चश्मा पहनकर खुद को संभालते हुए लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ने लगा। कूल कूल रवि, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करो और इस कमरे से बाहर निकलो, वरना पकड़े जाओगे। अपने आप को ही रवि समझा रहा था। वो अभी दरवाजे के पास गया ही था कि दो सीनियर डॉक्टर अंदर आ गए। हेलो डॉक्टर, उनको देखते ही रवि के मुंह से अनायास ही निकल गया, डॉक्टर। हेलो हेलो डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है इस पेशेंट की? रवि, ही इज़ नो मोर सर। अचानक ये सुनते ही दोनों सीनियर डॉक्टर शॉक्ड हो गए और आपस में कुछ डिस्कस करने लगे। तो मौका पाकर रवि वहाँ से धीरे धीरे अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाने लगा। पर बाहर ऋषभ और अनु के साथ पूरे परिवार को देखकर वो थोड़ा घबरा गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।